आईपीओ में मेन बोर्ड पे किया हुआ है, जो पहले फंड कर फंड 4 मेन बोर्ड में लगाएगा, मेन फंड 4 भी मेन बोर्ड में लगा, अभी सब कुछ मेन बोर्ड की तरफ ही ज्यादातर 1 2 3 एसएमई में लगा है। हाँ एसएमई में लगा। तो रिटर्न नहीं रिटर्न डिपेंड करते, देखो मेन बोर्ड आईपीओ जो है ना, ये लोग स्टेज एंटर हो रहे, देखिए रिटर्न लिस्टिंग का नहीं है, रिटर्न है जब आप प्रमोटर के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोग वो स्टेज पे आ रहे हैं, प्रमोटर का कंपनी को आईपीओ लाने के लिए 3 साल लगने वाले, 3 साल, तो वैल्यू पूरी वहीं बनने वाली। आईपीओ तो एग्जिट करने वाले हैं, वो आईपीओ के बाद रुकेंगे ही नहीं कंपनी। लेकिन एक और चीज उन्होंने क्या किया, विक्रम इंजीनियरिंग का जो आईपीओ है ना, उसमें उन्होंने होल्ड किया है। उन्होंने मैंडेट ये था कि एग्जिट करेंगे, लेकिन उनको इतनी कम वैल्यूएशन पे एंट्री मिली थी ना कि आशीष कचोलिया, ये अपना मुकुल अग्रवाल, निपॉन, ये सब खड़े हैं, पर एग्जिट नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अपसाइड और है, और वो भी सच हुआ क्योंकि एक और न्यूज अभी आई कि उनको दे हैव गॉट अनदर अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ, उन लोग गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा रोड्स एंड रेलवेज का। तो उनको एक और प्रोजेक्ट मिला यहाँ से, मेरे क्लाइंट ने भेजा जो कोई इन्वेस्टर है कंपनी में, फंड भी इन्वेस्ट किया और एडिशनली 2 करोड़ इन्वेस्ट किया वो कंपनी में थ्रू फंड। तो उसमें हमारा वर्ड मतलब कि ये फंड में किसी इन्वेस्टर को इसके लिए क्या ईवीएफ की तरफ एंटर हो रहे हो ना, तो एग्जिट फोकस फंड होगा ना, तो आपको पता है कि डिफाइन एग्जिट है, क्योंकि कोई और पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, यहाँ पे फंड खुद ही अपना आईपीओ तो उसमें किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं। तो वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो एग्जिट जिस दिन मिलेगा उस दिन रीइन्वेस्ट नहीं होगा, पैसा आपके अकाउंट में है। तो 3 साल में आईपीओ आने वाले हैं, तो सपोज आज हम इन्वेस्ट करें 10 लाख ले रहे हैं अभी, तो 10 लाख लेंगे, उसका आईपीओ नेक्स्ट 36 मंथ में है, तो उसका पैसा जो भी मैच्योर होगा आपके अकाउंट में आएगा। तो बाय द टाइम 5th ईयर कंप्लीट हो 70% ऑफ मनी विल बी रिटर्न बैक टू यू विद रिटर्न्स ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक उसका पेमेंट कैसे 10 लाख 10 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है सर। अभी एवरी हर क्वार्टर महीने क्या? हां एवरी क्वार्टर लोग लेंगे 20%, 25%, 10%, अभी 10 ले रहे हैं, लेकिन मैं भी सब नेक्स्ट क्वार्टर में 20 लेंगे। वैसे उसका वो एनएवी वगैरह कैसे रहेगा? एनएवी ऑन एसेट वैल्यू पे रहती है, जैसे हमने 10 लाख दिया तो हर क्वार्टर बदलता रहेगा। हां एवरी क्वार्टर में फर्क होगा, और एक्सटर्नल वैल्यूएशन होती है जो कंपनी जो है प्राइवेट इक्विटी उसकी पूरे वैल्यूएशन फ्यूचर वाला हायर एनएवी भी लेना पड़ेगा। नहीं अभी जो आप इसमें इन्वेस्ट में ना, तो आपका बेस एनएवी पे रहता है सब इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि आप हर एक इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है आपकी। तो जो इन्वेस्टर ना फर्स्ट क्लोज हो गया, अगर सपोज फंड ने फर्स्ट क्लोज से पहले 2 बार ड्रॉडाउन लिया 50 लाख का, तो आप बेस एनएवी पे हो, ठीक है। और जो आएगा ना वो एट पार पे आएगा, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर बीच में वो एट पार पे आता है, इसको इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि फंड का लाइफ 5 साल का है, तो आपको एनएवी पे हिट नहीं आता व्हेन यू एंटर। तो रिटर्न 3 और 4 में सर 3 और 4 में अभी मैं आपको एक इम्पैक्ट लेटर है मेरा फर्स्ट वाला का। मैंने उस दिन ना एक इन्वेस्टर आए थे, तो उनको इन्वेस्ट करा, तो मैंने खाली जस्ट फॉर दिस थिंग शेयर किया था, ये सब इन्वेस्टर को गया है। एक तो मेन आपने कुछ बोला था, अब इधर दिखा सकते हो, नेट पे नहीं बता सकते हो मीटिंग में। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव जो हाँ ये इम्पैक्ट लेटर और फैक्ट शीट एंड कस्टमर का जो रिटर्न्स है उसके कस्टमर का रिटर्न तो हाँ। फंड के डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए ना। नहीं तो फंड नहीं, क्या होता है स्टेटमेंट्स आती है ना सर, वो कस्टमर का पूरा नाम, ईमेल आईडी, नंबर सब एड्रेस उसमें से हम वो लोग हटा के जनरली दे नहीं, देना चाहिए। हम लोग नहीं करते नाम सर। और देखिए सब गायब कर दो। नहीं क्या होता है ना सर कि अगर मैं आपको ये दूंगा ना, आप क्या सोचोगे कल कि ये मेरे स्टेटमेंट किसी और को मेरा नाम हटा के देता होगा, इट डजंट सूट। क्योंकि हम लोग जब पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं सर, एक क्लाइंट का, अभी मेरे पास ये बाजू में प्रशांत जैन सर का ऑफिस है, 40 करोड़ इन्वेस्टेड है 4 क्लाइंट का। वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है ना कि उनके दोस्त लोग हैं, उनको पता नहीं इनका इन्वेस्टमेंट मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वी डोंट डू इट। और ये बहुत पर्सनल चीज है। ये तो मैं आपको इसके लिए अभी ये देखना, ये इम्पैक्ट आई कैन शेयर विद यू। ये इम्पैक्ट पहले वाले फंड का है, इसमें उन्होंने ना इंडिया इन्फ्लेक्शन, हाँ ये पहले वाले फंड का नाम इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटीज था। देखिए ये तो उसका नाम है क्या? किसका? वैल्यू क्वेस्ट का है क्या? नहीं ये भारत वैल्यू का इंडिया इलेक्शन अपॉर्चुनिटीज फंड पहला वाला जो 500 करोड़ का है, वो क्लोज हो गया। वैल्यू क्वेस्ट का भी ऐसे कोई फंड है शायद। वैल्यू क्वेस्ट का नाम अलग है, इन्फ्लेक्शन, ट्राइस्टार है, फास्ट कैप है, ये सब अलग अलग नाम है। इन्फ्लेक्शन भी है मेरे को लग रहा है। नहीं इन्फ्लेक्शन सर बहुत सारे लोगों ने रखा है नाम, वो कुछ नहीं, वेंचर एक्स ये सब तो कॉमन नाम से। अभी ये वेंचर एक्स कैसा है? वेंचर एक्स स्मॉल कैप पूरा 10-12 साल का अच्छा है और इसका सांगला का है ना, सिंगला जो जानते क्या रमेश सिंगला उसका है, उसमें भी कैसे ना वो लोग प्री आईपीओ में भी करते हैं। 2 फंड का गुड़गांव बेस्ड है क्या? हाँ हाँ दिल्ली बेस्ड है ना, हाँ। वो आके मिलके गए थे हमको यहाँ पे। उसका मैंने देखा था। उसका फंड का क्या है ना, पूरा उनका तो पूरा वीडियो है, लेकिन वो फंड बहुत लंबा है, 10-11 साल वो है क्या, कोई कंप्लायंस का प्रॉब्लम है क्या? अभी वो है पता नहीं, क्योंकि उनका है ना अनलिस्टेड में बहुत सारा ट्रेड करते हैं, और वही कंपनी इस पोर्टफोलियो में भी शायद दी हुई है, ऐसा कुछ है। तो उधर कंफ्यूजन है, वो नहीं अलाउ करता सर अभी। आप फंड के थ्रू फंड का पैसा फंड में इन्वेस्ट करना, आपको पूरा डिटेल देना है। यू कैन नॉट बाई दोस अनलिस्टेड कंपनीज और एनीथिंग वहाँ पे, तो मचल नहीं है। तो ये जो इम्पैक्ट रेट है सर, इसमें जस्ट फॉर ये 406 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू 1038 करोड़ है। कितने दिन में?
ये अभी तो 23 का फंड है ना। मैंने सर मेरे क्लाइंट को इन्वेस्ट करा था 2023 अगस्त में, 23 अगस्त में, 24 है आज, हम लोग 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स में इट इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम देयर। और बोलने का मतलब क्या है, इसमें फंड हाउस क्या बोलता है, प्राइवेट इक्विटी में कितने फंड मैनेजर को मिला होगा, तो प्राइवेट इक्विटी में तुमको 3 टाइम्स का पैसा बनना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम 4 से 5 साल में 3 टाइम्स का पैसा मल्टीपल मार, क्योंकि हम लोग जब कंपनी में एंटर करेंगे तो हम पी मल्टीपल पे बहुत डिस्काउंट मांगने की आराम से कहीं नहीं गया, कहीं नहीं ऊपर होगा तभी तक आएगा ना। हाँ वही वो बोलता है कि 2.5 टाइम्स का रिटर्न अगर आपको चाहिए इंडियन मार्केट्स में तो कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है आपको। राइट क्या बना इसका अभी तो स्टेटमेंट, अभी तो डिप्लॉयमेंट होने के बाद अभी ये वैल्यू इन लोग जो बताते हो ना, इसमें एमओआईसी होती है, मल्टीपल इन्वेस्टेड कैपिटल, वो होता है 2.6 टाइम, अभी तक 2.6 टाइम है। मतलब 500 करोड़ की वैल्यू अभी जो इतनी हो ना डबल है। अभी तो उन्होंने इन्वेस्ट करके एक कंपनी का भी आईपीओ पे आया है, एक विक्रांत का आया है, विक्रांत में होल्ड कर रहे। विक्रांत में जो लेवल में एंटर हुए ना सर, 97 का आईपीओ है, उनकी बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से क्लोज टू 27 है पर शेयर, और लिस्टिंग 97 पे हुई है, तो बहुत मल्टीपल पैसा है यहाँ पे। और ये क्या है ना कि नहीं पीता, चाय नहीं चाय कॉफी नहीं पीता, कुछ नहीं चाहिए, पानी पी लो, सिर्फ पानी। कंफर्टेबल होता है। तो मल्टीपल यहाँ पे है ना, इसी चीज का है कि जो लिस्टिंग क्लियर होगा ना कंपनी, जैसे इन्होंने एक सिल्वर पंप में इन्वेस्ट किया था, शक्ति पंप करके लिस्टेड कंपनी है, शक्ति पंप पता मेरे को। हाँ, और सिल्वर पंप ने इन्होंने इन्वेस्ट किया था ना, वो कंपनी ने सिल्वर पंप क्या है? सेम सिल्वर पंप आप गूगल करें आपको मिलेगा, वो भी यही इंडस्ट्री में है। वो सिल्वर पंप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से 25 करोड़ की वैल्यू 200 करोड़ पे चली गई, और तब उन्होंने एग्जिट कर दिया आईपीओ से पहले, और फिर इन्वेस्टर को पैसा वापस दिया ताकि इन्वेस्टर फर्स्ट वाले फंड में। तो अपॉर्चुनिटी मतलब दो का वो क्या है? फोर्थ फंड भी यही सर जो है फीस ना, वगैरह वही है। हाँ, सब कुछ सेम, कुछ नहीं। मैंने ये जो दोबारा प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना, हर्डल रेट 15% पे, और कोई फंड का नहीं। आप कितना भी गूगल मिल लो किसी से, कोई भी फंड 15% के ऊपर गया तो कोई मतलब ही नहीं ना उसका हर्डल का। तो नहीं, क्यों नहीं, 15% आपको दे देंगे। सपोज कल फंड का रिटर्न 20% हुआ तो 15% आपका, 5% जो ऊपर है उससे फंड 20% लेगा, 80% और आपको देगा। तो आपका रिटर्न तो आपका मतलब आपको ये गारंटीड के 15% रिटर्न तो आना ही आना है। जबकि लिस्टेड इक्विटी जो है 12% का रिटर्न देता है निफ्टी आने वाले टाइम में, 3-4% लिस्टेड इक्विटी में फंड मैनेजर की मेहनत से होता है। फंड क्या होता है यहाँ पे कि मैं 15% तुमको स्ट्रेट दूंगा ही दूंगा, उससे नीचे कैरी है उसमें, है ना। इंटरेस्ट वो तो कैरी मतलब आप हर्डल रेट होता है, और उसके बाद ऊपर का पैसा जो होता है ना प्रॉफिट शेयरिंग होता है। मैंने तो ऐसी कैलकुलेशन देखा है कि हर्डल क्रॉस किया रिटर्न, तो फिर हर्डल का कोई मतलब ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही तो आना ही आना है। हाँ तो आएगा ना, लेकिन 15% पे नहीं आएगा ना, पूरे पे नहीं आएगा ना, ऊपर हाँ, आएगा। तो उसमें लिखा रहता है ना विद कैरी हाँ, तो विदाउट कैरी, तो ये विदाउट कैरी है ना, तो ऊपर विदाउट कैरी पक्का। ऊपर तभी जाके तो 15% आपको दे पा रहा है ना, वरना तो फिर नहीं, वो बहुत लोग विद कैरी डालते हैं। वो फंड पे फंड डिपेंड करता है सर। वो उसको इनका क्या है ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि आईपीओ 117 आईपीओ का बैकिंग है उनको पूरा प्रोसेस होता है कि आईपीओ कैसे लाना है, उसको कैसे मर्चेंट को लाना है, कैसे क्यूआईबी को ये अट्रैक्ट करना है और फिर उसको लॉन्च करना है। तो ये पूरा गेम उनके हाथ में है। और वहाँ पे देखो निप्पॉन आता है, बड़े फंड हाउसेस आते हैं, ये आशीष कचला वगैरह इनके नेटवर्क में है, ये उनको लाते हैं प्रमोट करने के लिए स्टॉक्स को। विक्रांत को उन्होंने ऐसे ही प्रमोट किया। 35 वो कितने वैल्यूएशन पे आया आशीष कचला, कितना है अभी 7,000 करोड़ के करीब। अभी जो फंड लॉन्च किया ना, टोटल जो अभी तक रेस कर चुके हैं वो 3.5-4 करोड़ है, और तीसरा फंड जो अभी भारत में लॉन्च किया वो 2.5 करोड़ का है। वो सब आ गया तो मेरे ख्याल से 7 करोड़ 7,000 करोड़। चौथा फंड कितना है? 1000? हाँ, नहीं ज्यादा है, 2.5 फोर्थ, हाँ, क्योंकि अभी उनको पता है कि उनका जो होता क्या है ना, इन्वेस्टर तो उसमें मैक्सिमम 1000 का लिमिट है। नहीं तो क्या हुआ, एक जन ज्यादा पैसा, हमको पता है हमारा इन्वेस्टर ज्यादा पैसा भी दे सकता है, क्योंकि उनके पहले फंड का जो पैसा है ना, सेकंड फंड हर एआईएफ में है ना, फर्स्ट सेकंड फंड वाले री इन्वेस्टर आ जाते हैं, आधा पैसा वहीं से रेज हो जाता है। तो ये बताओ मेरे को, आप इसको बाद में खरीदना बेटर है ना टुवर्ड्स क्लोजिंग? मतलब क्या है, आपको जब अभी पोर्टफोलियो में आ रहे हो, सेम ही मिल रहा है। नहीं, आप कभी भी एंटर जब भी आप कर रहे हो ना सर, देखो एट पार पे वो लोग लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप कब एंटर होते हो, आप कौन सी कंपनी में कब एंटर हुए, उनके पोर्टफोलियो में क्या, अगर फर्स्ट क्लोज हो गया क्लोजिंग तक तो एट पार ही देगा ना। लेकिन सर फर्स्ट क्लोज तक है ना, एट पार नहीं होता। फर्स्ट क्लोज में जब आप आते हो ना, तब बेस एनएवी पे आते हो, उसके बाद क्लोजिंग में उसका नया जो इन्वेस्टर आएगा ना, उसके लिए नया एनएवी आएगा, एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर को सेम एनएवी है। यही कर रहा है, वरना कोई आएगा नहीं ना सर। जब मेरा फाइनल क्लोज है, फर्स्ट क्लोज है, उसके जो गैप है वो एनएवी चेंज होता है ना, तो वो नया एनएवी उसको एप्लाई करते हैं। कैट 3 में, कैट 2 में देखिए, सब जगह, सब में इस पे कोई कैट से भी 2 है, ये 2 है, प्राइवेट इक्विटी 2 ही होता है, कैट 3 में लिस्टेड होता है। अभी तो इन्होंने ब्लेंडेड भी स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे आप ये कर सकते हो, लिस्टेड और प्राइवेट इक्विटी का ब्लेंड भी 3 में ना। हाँ 3 में वो प्रोविजन है, 30% तक जा सकते हो।
ये हो गया इसका। एक्सिस का क्या बताया था आपने? एक्सेस इज लेट स्टेज में यहाँ पे जो कंपनी ऑलरेडी सब स्टेज से आके भी आईपीओ के लिए 18 से 24 महीना बचा है, वहाँ पे एक्सेस वो कंपनी में एंटर लेता है। और वो लेता है कहाँ से? म्यूचुअल फंड से, प्राइवेट इक्विटी से, वेंचर फंड से, इन लोग से। जब उन्होंने पूरा उसका जो रिस्क था, पेपर पे कुछ प्रॉफिट्स नहीं थे, आज एबिटा पॉजिटिव हो गई कंपनी प्रॉफिट मार्जिन पे, अब उसको एग्जिट चाहिए, तब जाके एक्सेस एंटर होगा। और वो उसी कंपनी में एक्सेस म्यूचुअल फंड अपना पीएम अपना मोतीलाल ओसवाल 360 ये सब लेट स्टेज पे आते हैं, जहाँ पे आईपीओ का विंडो जो है 24 मंथ मैक्सिमम साइड है। और लार्जर कंपनी इनका रिटर्न का 15% नहीं आता है, क्योंकि अपसाइड बाकी नहीं है ना उसमें। तो एक्सेस आपने भेजा ना, इसलिए पूछा मैंने आपको डिफरेंशिएटर देने के लिए, जब हम टॉकिंग पॉइंट्स के लिए अच्छा, आपको recommend पता आप है एक्सेस नहीं कर रहे? नहीं, मैं रेकमेंड, मैं ये सब डिपेंड करता है। अभी सपोज मेरा एक इन्वेस्टर है जो ये देखता है कि वो 15% रिटर्न दे, लेकिन लेट स्टेज जहाँ पे आईपीओ जल्दी हो या मेरे को रुकना नहीं पड़े, वहां पे जाएगा। अब कोई ब्रांड को मैं बोलूंगा भारत वैल्यू फंड लो, मेरा कितना भी कन्विक्शन हो, आप बोलोगे नहीं मुझे नाम नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो इसके लिए ये सब चीजें, इसलिए मैं सबसे डायरेक्ट बताता हूँ कि एक्सेस का नाम सुना इन्वेस्टर को, तो उसमें बोल दूंगा सर कि यहाँ पे आपको अपसाइड कम मिलेगा। इनको बैंक में थोड़ा कम पसंद है, हाँ, मुझे लगता है ये इनका एक्सपर्टीज है, इनका फोकस इतना नहीं रहता। बात एग्री रहा है, एग्री भी थी। और ये लोग हम तो क्या टीवी ऐसा है- करेगा और बता देगा कि हो गया परफॉर्मेंस। नहीं, हम लोग को क्या है ना सर कि एज अ वी आर नॉट बायस्ड टू एनी प्रोडक्ट, लेकिन हमारा मिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स है सर। तो मेरे पास कुछ इन्वेस्टर जो 60 प्लस है, 66 प्लस है, 70 के करीब है, उन लोगों को भी इन्वेस्ट करना है उसके, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते ज्यादा। और इंडिया का टोटल हम लोग इसका आपके हिसाब से आईआरआर क्या भारत वैल्यू का होगा? आईआरआर नहीं होता सर इसमें, जनरली क्या होता है ना, कैगर और आईआरआर तो हाँ, कैगर वही हो जाता है, लेकिन अभी तो एमओआईसी जब तक फंड इन्वेस्टेड है ना, तब तक मैंने कितना पैसा लगाया उसका थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करके कितना एसेट बन रहा है वो देखते हैं। वो एमओआईसी फंड 4 का एमओआईसी तो होगा ही नहीं आपके नहीं पास। होगा ना, अभी तो लॉन्च हुआ है। ये तो आप Expected पास क्या है? Expected। यही लाइंस में सर, इन लोग अगर फंड देखिए, आप अगर फंड ने स्टार्ट किया 23 में एक नया फंड, वो कभी रिस्क नहीं लेगा। और मेरा मानना है कि नई कंपनी नई टीम होती है ना, उसके बाद पार्टिसिपेंट को वो बहुत हंगर रहता है। और आज की तरह मार्केट में जो पैसा है ना, वो सिर्फ स्मार्ट मनी है सर। यहाँ पे ना इफ यू डिफॉल्ट ना, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो इनको पता है ये चीज, 10 साल से इन लोग इतने सारे कंपनी आईपीओ तो एमओआईसी जो आप बोल रहे हो, हम्म। एमओआईसी तो प्री टैक्स प्री फीस होता है। हाँ, लेकिन अभी तो सर साल को फंड को तो 5 साल का टाइम है, अभी तो उसका 2 साल आप एमओआईसी बता दो मेरे को, 100 रुपए का एग्जिट टाइम पे कितना आएगा? ये 2.6 है ना जो पेपर पे है, अभी तो देखा आप। ये किसका है? एमओआईसी भारत वैल्यू का पहले फंड था, दूसरा नहीं, फंड का पहले का नहीं, फोर्थ फंड का कहां से दूंगा सर? अभी तो फंड 10 लाख ले रहे कोई हैं अंदाजा तो बताना पड़ेगा ना सर। कैसे लेंगे? अभी तो इन्वेस्टर है ना, 1000 क्लाइंट में से सर इन्होंने 350 करोड़ रेस किया है। उसके ऊपर मैं आपको कैसे बताऊं? कंपनी में डिप्लॉय, एक कंपनी में होगा पे डिप्लॉय, उसका जब वैल्यूएशन होगा ना, जब इतना रेस कर लूंगा, जब वो 1000 क्लाइंट आ जाएंगे या उन लोग बोले 500 क्लाइंट, तब जाके पता चलेगा। अभी तो आप उस पे एंटर हो रहे हो सर। ये तो पास्ट रिकॉर्ड से आप देख सकते हो उस पे कितना इमर्सिव थी, कितना इधर है। ये फंड तो तीनों फंड सिमिलर परफॉर्मेंस पे है। तीनों फिलॉसफी सेम है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड रिटर्न नहीं, रिटर्न तीनों अलग अलग ना। सपोज आया जो पहला फंड है ना, रेट सेम चल रहा है किस चीज का? तीनों का रिटर्न रेट। नहीं, कैसे चलेगा सर? कि सबका टाइम होराइजन अलग है ना सर। 1 अप्रैल में लॉन्च हुआ रिटर्न रेट पूछ रहा हूँ, टोटल रिटर्न सर। रिटर्न कैसे आएगा? आप मुझे पता है सर, प्राइवेट इक्विटी में अभी तो डिप्लॉय ही नहीं हुआ पूरा पैसा। आप देखिए, समझिए बात को। 500 करोड़ मैं शायद समझा नहीं पा नहीं, रहा हूँ। मैं नहीं समझा, मैं भी शायद नहीं समझा पा रहा हूँ। आप रिटर्न नहीं पकड़ सकते इसमें, इसकी वजह ये है सर। पहला फंड उनका 2023 में लॉन्च हुआ, IIOF, जिसको इंडिया इन्फ्लेक्शन अपॉर्चुनिटीज हाँ। देखते हैं, जो 2.6 टाइम के हाँ। एमओआईसी पे है। ठीक है। सेकंड फंड उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया, ये 500 करोड़ रेस करे थे इसमें, वो हो गया। हाँ। तो उन्होंने दूसरा फंड लॉन्च किया सेम उसी साल में 2023 दिसंबर में, आई गेस तभी उन्होंने लॉन्च किया 1000 करोड़ का फंड। ठीक है, इसमें से उन्होंने अभी तक 90% पैसा लिया हुआ है, पूरा पैसा नहीं लिया है। लास्ट कंपनी, एक कंपनी अभी 10 लाख बाकी है। मेरे क्लाइंटों का 90 लाख तक गया है, एक बाकी है 10 लाख देने का। इसमें लास्ट मैच ये वाला जो है, इसमें जो इसकी 980 कुछ करोड़ है, जिसकी वैल्यू है आज 118 करोड़। इसकी वैल्यू इन्होंने 118। हाँ, ये वाले। अभी जो थर्ड फंड है ना सर, थर्ड फंड में अभी तक एम्प्लॉयमेंट जो पैसा रेस किया वो 50 लाख की है। इसकी वैल्यूएशन मैं कैसे करके दूंगा? अभी तो पैसे को लिया ही नहीं क्लाइंट से पैसा अभी तो। और उन्होंने फोर्थ फंड इसलिए लॉन्च किया कि इसमें उन्होंने ऑलरेडी 1500 करोड़ रेस हो गया। फिर उन्होंने लॉन्च किया चौथा फंड, जिसकी जो मेरे ख्याल 2500 या 3000 करोड़ का फंड है ये, जिसमें से अभी 10 लाख ले रहे हैं और 5 साल का फंड है। अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे, डिप्लॉय होते थे दारा थर्ड वाला क्लोज हो गया। हाँ, क्लोज हो चुका है। उसमें तो क्लाइंट हो गए या अमाउंट रेस कर लिया।
इसे तो फोर्थ फंड लॉन्च मैं किया। आपको देखता हूँ, मैं कुछ नोट्स अगर मेरे को मिलेंगे तो आप मेरे को, मैंने जो ढूंढ के रखे हुए हैं हाँ दीजिए ना प्लीज। उसमें से आपको कौन सा समझ में आता है और नहीं आता है। जी जी। बहुत सारे लिख रखे हैं मैंने, इसमें मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ बट नो वरीज, अब हमको बताइए ना सर, मे बी वी विल बी एबल टू एटलीस्ट। फिन एवेन्यू मैंने सुना नहीं है। नहीं सुना है। ये क्या कैट 1 कैट 2 या कैट 1 कैट 2 ही होएगा, ये बहुत नया कंपनी असल में। योर नेस्ट सुना आपने? योर नेस्ट? नहीं सर। नुवामा स्पेशल सिचुएशन, नोवामा सुना है। ये स्पेशल सिचुएशन फंड का नाम है कोई? हाँ, स्पेशल सिचुएशन है, लेट स्टेज आईपीओ, प्री आईपीओ जैसे सिमिलर है। 360 और इसका ये रिटर्न? हाँ, इसमें भी रिटर्न कम आएगा, ये लेट स्टेज वाला प्री आईपीओ। ओके ओके ओके। स्पेशल सिचुएशन जो है ना 35 नॉर्थ लिखा हुआ, पता नहीं कौन सा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आपको किसने भेजे कि आपने सर्च किए? ये सब मेरा रिसर्च नोट्स है, अच्छा। इधर उधर से जोड़ जाड़ के। हाँ। असल में मेरे कुछ जान पहचान के लोग करते हैं यार, हम्म। तो उनसे समझता रहता हूँ। Correct. मैंने नहीं किया है, असल में यही है अच्छा, मेरे को। अच्छा। मेरा बैकग्राउंड बताया क्या मैंने? नहीं, कुछ भी कुछ नहीं पता हमको आपके नाम ठीक किसी है। तो आप बैकग्राउंड समझ लो तो आप समझोगे कि मैं इतने क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ। जी। मेरे को 1-2 साल हुआ है हम्म। इन्वेस्ट करते हुए। ओके। तो मेरा खुद का पर्सनली अभी तक इक्विटी म्यूचुअल फंड 2 ही जगह पैसा है। ओके। म्यूचुअल फंड थोड़ा एसआईपी है, किसी किसी के थ्रू, कुछ मैं डायरेक्ट करता हूँ। मेरा हम्म। पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस ओके। सब ओके सा है। जो 10-12% रिटर्न बन रहा है ना, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को लगता है उतना टाइम डाल के नहीं वो कोई इंडियन बात इकोनॉमी नहीं से है। ज्यादा रिटर्न मैं कुछ और कर लेता हूँ, जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसको पैसा देना। करेक्ट सर, करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनली फादर का हमेशा बिलीफ रियल एस्टेट में रहा है, क्योंकि उनको भी पर्सनली रियल एस्टेट में 20-30 साल पहले ना ये सब कुछ होता नहीं था। अच्छा। आपके जैसा कंपनी होता भी होगा तो किसी हाँ, को पता ही होता नहीं भी तो किसी को होगा। पता नहीं होता है। AIF तो सुना ही मैंने पहली बार, मेरे पापा ये ने तो सुना भी नहीं 12 होगा, में अच्छा। PMS भी नहीं सुना होगा। पापा ने मेरे इक्विटी म्यूचुअल फंड किया, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, छोड़ दिया। हाँ। और कुछ छोड़ के रख दिए जो समझो रिडीम नहीं किए, बेचे नहीं, हाँ, तो तो वो वो पड़े उसमें- हैं। वो बढ़ गए क्योंकि 10-15 साल किसी ने छुआ नहीं, तो आंख बंद करके हर चीज बढ़ती ही बढ़ती है। सारा का सारा हमारा इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट में। अच्छा। मेरे को है कि थोड़ा सा सर ये रियल एस्टेट कहाँ होल्ड कर रहे हैं आप इंडिया में, किधर मतलब? NCR। मैं बॉम्बे में भी नया हूँ, 2 साल जो बोल रहा हूँ ना, मैं बॉम्बे में भी 2 साल से हूँ, ये सब काम में भी 2 साल से। अच्छा अच्छा। 2 साल पहले मेरे को कोई इक्विटी भी बोलता तो मैं सुनता नहीं, मैं बोलता नहीं, अभी अब मेरे को थोड़ा सा लगा है कि पैसा डालना चाहिए, मेरे को खुद से नहीं डालना चाहिए। मैं पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर तो 1 करोड़ रुपया मैंने जिंदगी में रियल एस्टेट के अलावा किसी को नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा हेजिटेशन रहेगा। नहीं, करेक्ट करेक्ट सर, आपका वैलिड पॉइंट्स भी है। फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मेरा खराब होगा ना, तो अगली बार मैं 4 बार और सोचूंगा डालने का, और फर्स्ट अच्छा जाएगा तो मैं इंक्रीज करूंगा। इसमें मैं आपको एक गारंटी अपनी तरफ से दे सकता हूँ। एक तो सर है ना, जैसे आप मुझे मिले हो, आप गारंटी बोल रहे हो नहीं, ना, guarantee सुनो मतलब- मेरी बात, मैं ना बात की बहुत वैल्यू करता नहीं हूँ। मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ। मैं आपने आपको- बोला और नहीं किया ना, नहीं तो मैं आपको नहीं आपने अगर 25 बोला और 24 किया, वैसा मेरे नहीं को होगा, थोड़ा मैं सा, आपको जो आपने बोलने 20 आया बोल के 24 किया तो मेरे को हूँ- बढ़िया। नहीं मैं बोलने वही जा रहा हूँ सर, कि देखो मेरे को इन्वेस्ट में पूरी जिंदगी चलेगी, इसलिए आप प्रॉमिस सोच के नहीं नहीं मैं करूंगा ना। वो इस बहुत सा अभी आपसे मिला हूं ना, मैं दुबई में जीरो प्लान को जानता था 2012 में। जब मैं आया हूं ना, आज मेरे पास 80 करोड़ खाली दुबई का है, जो जानता है तो उनसे। तो बराबर और वो है। सब सालों से नहीं सुने ना, वो किसको खड़ा नहीं करते। आप दुबई में जाओगे ना, घर पे नहीं बुलाते आपको, पहले बिल्डिंग के गेट में नीचे बुलाएगा, वहीं पे बात करेगा। वो घर पे तब लेके जाएगा तीसरी बार जब तुमको लगेगा कि ये बंदा सही है, घर पे लेके जाना। और मेरे आज की तारीख में जितने क्लाइंट है, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, वो ट्रांसफर 80 करोड़ का बुक में से 27 करोड़ यहाँ पे ट्रांसफर कराए मैंने। सब पहले वो कहाँ सब थे आप? relation, दुबई में 10 साल यहाँ से। सिमिलर काम था ना? हाँ सब कुछ। मैं इधर 16 से दुबई मैं- मार्केट की इधर का मार्केट?
दुबई मार्केट में काम उधर करना भी होता है ये इन्वेस्टमेंट सब? यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इंडिया में, हाँ। क्लाइंट वहाँ के, और वो सब वहीं पे वही हो रहा है सर, बैंक्स ऑफ इंडिया के सब बैंक है ना वहाँ पे। तो आपको मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना अभी, वो ये बोलने जा रहा हूँ, गारंटी में इसमें कैसा है, इक्विटी मार्केट है, कुछ बोल नहीं सकते, सब बोलते हैं रिस्क है इसमें, लेकिन आप जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो या आपका पैसा जहाँ इन्वेस्ट होगा वहाँ पे सर अभी आज 1 लाख करोड़ तो सिर्फ स्टार्टअप में है, और 8.5 लाख करोड़ आपका प्राइवेट इक्विटी, जिसकी कंपनी का खाली मतलब किसने देखा नहीं क्या हो रहा है, कंपनी मालूम है क्यों हो रही है, जैसे भी आईपीओ आ रहे हैं हमको पता चलता है कि ये कंपनीज है। मैं ये फंड के थ्रू और मैं अपने सारे इन्वेस्टर जो यहाँ पे भी अगर 1 करोड़ 70 लाख की बुक है ना, 175 करोड़ की, उसमें से सर 125 करोड़ सिर्फ प्राइवेट इक्विटी में है। अगर मेरा कनेक्शन वो सब मेरे पे डिपेंड है, 175 क्या चीज की बुक्स है टोटल ऑल ईआईएफ की, उसमें से 1 और 2 में 125 सब कुछ 2 में और बाकी सब 3 में? 3 में 1 नहीं करते क्या? 1 नहीं करता, 1 स्टार्टअप में है। शायद 35 नॉर्थ 1 का है मेरे को लग रहा है। हाँ ये 1 के लोग आते हैं मिलते हैं सर, लेकिन मुझे इतना पड़ा क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टर है ना वो इतना रिस्क वहाँ पे ले सकते हैं जिसका होराइजन के यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ देखा था पोर्टफोलियो 25 कंपनी थी, 8 कंपनी वाइप ऑफ हो चुकी है पोर्टफोलियो, और जो फंड ने खुद कॉल पे बोला कि 8 कंपनी इज वाइप्ड ऑफ, बट वी विल मेक मनी इन 80 टाइम्स इन 1 कंपनी। लेकिन वो 1 कंपनी होगी हर पोर्टफोलियो में, उसकी क्या गारंटी है इसके लिए? तो इसके लिए हम क्या एंटर होते हैं कि मिड स्टेज की कंपनी है ना वहाँ पे एंटर हो जहाँ पे कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, और लेट स्टेज में तो फिर सब कुछ EBITDA पॉजिटिव और पॉजिटिव कंपनी जहाँ पे खाली ग्रोथ दिखनी है, यहाँ से आपको उसको पैसा दे रहे हो क्योंकि वो ग्रोथ कैपिटल है, ठीक है। तो मिड स्टेज और लेट स्टेज पे ही जाना है आपको। अब जो एक्सपेक्टेड आपकी रिटर्न है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न सर जो 20-25% का रिटर्न पे हम पकड़े रहे, तो ये मिड स्टेज की कंपनी में आने के चांसेस है। उसके पहले ही कंपनी में आपको 35-50% रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन रिस्क भी उतना हाई लेके चलोगे, तो रात दिन की नींद नहीं जानी चाहिए आपको, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, यू डोंट माइंड गेटिंग 20%-25% रिटर्न। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सर कि ये जो कंपनी में आप एंटर हो रहे हो ना, आपने अभी इक्विटी में क्या कर रहे हो, कितने शेयर आपने खुद लिए या कोई ले रहा है आपके लिए? कोई सजेस्ट किया सर आपको? बटन मैं दबाता हूँ, हाँ बताते लोग हैं। आपको आपकी कंपनी जो कितनी कंपनी होगी आपको इक्विटी है रफली? 50 कंपनी का एवरेज प्राइस टू अर्निंग पता है आपको? कंपनी कितने पे है नहीं पता है। बता भी हो तो याद नहीं। अब आपको मैं एक सिंगल लाइनर देता हूँ ज्ञान, मतलब एक ज्ञान ही पकड़ लो इसमें। जो एडवाइजर रहेगा उसको भी नहीं पता रहेगा ना। निफ्टी जो है ना वो इंडिया में 24 से 27 प्राइस टू अर्निंग पे चलता है, ठीक है। अब ये जो अर्निंग है क्या है कि आप 27 टाइम्स ज्यादा पैसा दे रहे हो कंपनी के अर्निंग्स के बेसिस पे, आपको ये निफ्टी का है, ठीक है। इसकी इंडिविजुअल कंपनी ना सर, अभी आपका लेंसगार्ड आ रहा है ना, लेंसगार्ड का आईपीओ कितने पीई मल्टीपल पता है आपको? बहुत है, 170 का पीई मल्टीपल, मतलब क्या? फिर भी आईपीओ लेंगे लोग और फिर भी पैसा बनेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जैसे वो इसने बोला ना शर्मा, ये बोला एक शर्मा जी करके जो है शंकर शर्मा, उसने बोला कि इंडिया में सुना वाला आईपीओ के ऊपर वो बना हुआ है, आईपीओ पे द डम्बेस्ट पीपल ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। वही मैंने 2-3 दिन पहले वही तो ये 170 के अब आप न्यूज़ चैनल के लिए कर रहे थे। हाँ वो तो चलो जी न्यूज़ लाइन या पकड़ लेते हैं ना हम लोग के, भाई ये बोला उसको समझ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 27 के पीई मल्टीपल पे लिस्टेड इक्विटी अगर प्रियर कंपनी है, कंपनी अगर किधर एक्स में इन्वेस्ट करती है, उसकी अगर कोई कंपनी सेम लाइन में बिजनेस में लिस्टेड है तो वो कम से कम इंडिया में ना 30 के पी मल्टी के ऊपर ही चलती है। ऑन एन एवरेज आपने कहा अच्छी कंपनी है। ये जो पोर्टफोलियो की कंपनी है वो एवरेज सर 11 से 15 के पी मल्टीपल पे आएगी। अब आप इसको घर पे जाके खा लिया ना 11 को, ये किस पे अप्लाई होता है 11 से 15? प्राइस टू अर्निंग टोटल पोर्टफोलियो किस पे अप्लाई हो रहा है? ये जो कंपनी है पोर्टफोलियो, सपोज भारत वैल्यू फंड के अंदर 12 के लिए कि भारत वैल्यू के लिए? भारत वैल्यू के लिए। उसकी वजह प्राइवेट इक्विटी के लिए बताता हूँ। प्राइवेट इक्विटी सबके लिए? हाँ सबकी। आप कोई भी कंपनी में उन लोग क्या करेंगे ना फंड हाउस के, वो डिस्काउंट मांगेगा उससे कि मैं तेरी कंपनी में पैसा आज दे रहा हूँ, जबकि तेरा बिजनेस आज है ना 100 करोड़ का, तू बोल रहा है ये 500 करोड़ का हो जाएगा मेरे पैसे देने के बाद। मैं तुझे एक्सटर्नली सब कुछ सपोर्ट करूंगा, लेकिन बिजनेस तो तुझे आता है, तो मैं तुझे इसलिए 500 करोड़ रुपए के तक जाने के लिए मदद करूंगा 100 करोड़ से, क्योंकि तेरा लास्ट रिकॉर्ड मुझे अच्छा लगा और तुमने ये बिजनेस जीरो से यहाँ तक लाए। वो मेरा फर्स्ट ट्रिगर है आपको मिलने का। उसके बाद मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मैं वो सेक्टर में देखूंगा कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ हो सकती है और इंडिया में इसका डिमांड कितना है प्रोडक्ट का या वो सेक्टर का, फिर वो पैसा लगेगा। उसको पता है कि अगर इसने कुछ नहीं किया ना तो भी ये 500 करोड़ के सेल्स पे नहीं गया ना, एटलीस्ट 400 भी गया ना, तो मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं उससे तभी यहाँ पे बोलूँगा कि तेरा प्राइस टू अर्निंग अगर तेरी कंपनी का 30 का है तो मुझे 15 पे दे, मैं देखो अभी कैपिटल देता हूँ। अब आप बिजनेसमैन हो, आपको मैं मिला, आज अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस के लिए दिख रही है जिसको आपको 100 करोड़ चाहिए, अब कोई नहीं दे रहा आपको और वो डीले हो गया 6 महीना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली गई, क्या आप अफोर्ड करोगे? नहीं करो। तो आप क्या बोलोगे? दे दो भाई मुझे 15 की 20 मिनट में तुम एंट्री दे दो, मुझे 100 करोड़ चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि पूरा 90% स्टेक तो मेरे पास है, इसको तो मैं खाली 5% 10% दे रहा हूँ।
और मेरा क्या है कि मैं आपसे खाली 5% ही लूंगा, आप बोलोगे ना 25% लेना, नहीं लूंगा। 25% अगर मैंने लिया तो देयर आर चांसेस कि प्रमोटर का इंटरेस्ट चला जाएगा। आजकल बोले 25 तो बाहर है कंपनी। 5 आपने लिया, उसके बाद मैं 5 बैठ के कितने लोगों को भेज दूंगा? एक बात, जब यही चीज अब मैं आया आपको मिला, मैंने बोला मैं ये पैसे दूंगा, मेरे सिवाय और कोई आएगा नहीं कंपनी में, आप मैंडेट साइन करो। अगर आपने ये मैंडेट सब आप किसके लिए बता रहे हो? कंपनी कैट 2 के लिए? कैट 2 कि अभी जो बात हो रही पूरी कैट 2 भारत वैल्यू सब फंड, लोग सेम? सब कुछ सेम। यही सर चेंज होता है क्या है ना, जैसे आप हो, आप अगर एक किराना का दुकान है आपका, आपके कस्टमर अलग है, वही गली में मेरा दूसरा दुकान है, मैं भी सेम चीज में, मेरे कस्टमर अलग है, काम करने का तरीका दोनों का सेम है, दुकान में वही चीजें रखी हो, कस्टमर कैसे मैनेज करते हैं वो चीजें, अपने अपने गुडविल से क्लाइंट बनाए, मैं अपने से बना, मैं एक गली में हूँ, आप एक गली में हो, डिफरेंस कुछ है क्या? बिजनेस मॉडल चेंज है क्या? कुछ नहीं, काम करने का तरीका है क्या? खाली इतना है, आपके पास कोई कस्टमर होगा जो हर महीने राशन 10,000 का लेता होगा, मेरे पास एक कस्टमर होगा जो 5,000 का लेता है, फिर मैं बोलना उससे चाह रहे हो सारे कैट 2 एक जैसे? यस, खाली हाँ, इतना पर निगोशिएटिंग कभी पावर ऑफ निगोशिएटिंग प्लस नेटवर्क, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेटवर्क। आपको कौन से नेटवर्क में आप काम करते हो और आपके कितने फैमिली ऑफिस का नेटवर्क है, कितने मर्चेंट आपके इसमें है, कितने इंस्टीट्यूशन आपके टच में है, वो आपको लीड देंगे, वरना लीड नहीं आएगी। तो वहां पे आप फंड सिलेक्ट करोगे कि मैं अगर भारत वैल्यू में जाता हूँ या मैं वैल्यू कैश में जाता हूँ, इनका नेटवर्क कितना है, वो कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस फंड से, कि यहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया और इतना जल्दी इतना पैसा डिप्लॉय भी कर दिया। दैट इज अ गुड साइन कि इनके पास पैसा रेज करके डिप्लॉय करने का कौन सा आपने बोला था? ट्राइस्टार भेजा है ना एक मैंने बार, भेजा हाँ, वो एरोस्पेस और डिफेंस और वो सब है ना, बताया था ना। कौन सा? ट्राइस्टार? ट्राइस्टार वो उसका जो स्केल है। नहीं ट्राइस्टार लिस्टेड स्केल वाला वापस मैं वापस लिस्टेड है। भेजा। लिस्टेड में क्यों जाना है आपका? लिस्टेड में तो पैसा है है, इक्विटी है दिया। लिस्टेड इक्विटी तो आप ऑलरेडी हो सर। यहाँ पे देखिए ना 6,000 कंपनी लिस्टेड है, 500 कंपनी में सबसे ज्यादा रिसर्च होती है। ये जो लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड करता हूँ, ये बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ये होगा कोई 70-80 लाख। हाँ तो 70-80 लाख कितने इसको फंड भी कम करना है मेरे को। कितने म्यूचुअल फंड है आपके पोर्टफोलियो में? 30-40 फंड थे, अभी धीरे धीरे कितने फिर भी 10 होंगे? अभी 10 से ज्यादा हो गया। आपके 10 म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर इनके पास सॉफ्टवेयर होगा और देख कर सकते हैं, आपका ओवरलैपिंग है ना 50% के ऊपर होगा। होएगा, सही हाँ है। 50% का ओवरलैपिंग के ऊपर स्मार्ट इन्वेस्टर रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बोले मैं तो पैसे जा रहे हैं, मैं तो कंपनी पैसे सेम ही है, खाली परसेंटेज वाइज अलग अलग है। मैं BFSI में हूँ तो कोई फंड ने 10 किया है, कितने 2 किया है, लेकिन आपका पैसा वही जा रहा है। सब फंड में HDFC ICICI कोटक दिखेगा, सब फंड में फार्मा की वही कंपनी, फिर क्या मतलब है? तो 10 उससे अच्छा मेरे जितने क्लाइंट है ना, उसको बोलता हूँ मैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड लो, कोई भी फ्लेक्सी कैप और एक इंडेक्स फंड, उसके सिवा कुछ पराग पर एक लो एक्सेस का लो। फ्लेक्सी तो दुनिया भर के है, आप लोग मुकदमा भी करते हो क्या? हमारा है ना डेस्क वो पराग पराग अभी चल गया है, अभी हम लोग सजेस्ट करते हैं, कोई दूसरा ही सजेस्ट करते हैं। वो उसको आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें भी। फ्लेक्सी का और इंडेक्स फंड 2 लो, पूरी मार्केट आपके पोर्टफोलियो में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये 50 फंड है ना, खाली अपने ईगो को सेटिस्फाई करेगा, मेरे पास इतने इन्वेस्टर है। ईगो के लिए नहीं, ये आप समझो नहीं, मोस्ट ऑफ द lack of इन्वेस्टर experience। हाँ नहीं, मैं कितने इन्वेस्टर को मिलता हूँ, मुझे बोलता है आई हैव 25 म्यूचुअल फंड्स। तो मैं एक क्लाइंट से भी मिला था, मैं प्राउडली नहीं बोलता हूँ, अब मैं शर्म से बोलता हूँ, अब एक क्लाइंट से मिला और साथ था, में बोलता हूँ कि मेरा मिसमैनेज है सब कुछ। नहीं एक क्लाइंट से भी मिला था सर, उन्होंने मेरे को इतना प्राउडली बोला मैं खुद रिसर्च करता हूँ और मेरे पास 100 कंपनीज है मेरे पोर्टफोलियो में। जैसे 100 बोला ना, तो मैं बोला सर ये 500 की रिसर्च में आप 100 कंपनी होल्ड करके बैठे। तो मैंने उनको बोला सर आप कैसे कंपनी लेते हो? तो मुझे बोलता है बैलेंस शीट रीड करता हूँ। सर बैलेंस शीट में आप क्या रीड करते हो? तो उनके उसका जवाब नहीं था। एक बंदा ऑफिस खोल के रखा है, उनके नहीं था। बोला सर आप इसमें जनरली WIC देखते हो क्या? मतलब कॉस्ट ऑफ एनी कंपनी, अगर कंपनी जो है ना प्रॉफिट करे ना, ROC उससे से कितना पैसा डिप्लॉय करिए वापस बिजनेस में, वो बैलेंस शीट में पता चलता है। WIC क्या होता है? टोटल वर्क इन, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो अपना पैसा आपने जनरेट किया ना, उसमें से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होना WIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये पैसा अपने बिजनेस से कमाया होता है और बिजनेस क्यों नहीं होता है? और तो नेट प्रॉफिट देखता हूँ। नहीं वो आप वो भी देखिए, एक फिगर में आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ प्लस बढ़िया होना। नहीं, फिर आप जाके है ना ऑडिटर फीस देखिए, ये 2 चीज देखनी जरूरी है। मैंने उनको ऑडिट की फीस जो है ना, ऑडिटर जो है ना कंपनी का, उसकी परसेंटेज वाइज फीस अगर हर साल बढ़ रही है तो इट्स अ रेड फ्लैग। आपको चेक करना है कि क्यों उसको इतना फीस हर साल बढ़ के दे रहा है। छोड़िए, मेरे को ना हाँ नहीं चलो मत सीखिए, वो ज्यादा हो जाएगा आपके मैं लिए। इतना दिमाग लगाने नहीं नहीं ठीक है, फिर हम लोग को आपका काम नहीं होगा। नहीं तो फिर आप है ना एक काम और मेरे को करिए, एक्सपर्ट बनना ही नहीं है। नहीं मत बनिए सर, ये एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दीजिए। और आज की तारीख में 1-2 करोड़ में क्या एक्सपर्ट बनता है आदमी? नहीं बनता। वो 1000 करोड़ वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। 1000 करोड़, ये 1000 करोड़ वाला एक्सपर्ट ही आज की तारीख में अभी पूरा स्मार्ट मनी है। इन लोगों को है ना आज इनको जवाब देना पड़ता अब है। आप मेरे को ये बताओ, आपने मेरे जो नाम लिखे पहले उसके ऊपर आप बताइए और हाँ। 1-2 ऐड कर लीजिए। ट्रांजिशन सुना आपने? नहीं, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न सुना है लेकिन मेरा टाइप नहीं उसमें। वेंचर एक्स
आपने भी बोला था। 9 रिवर, 9 रिवर सुना है। फिनवॉल्व भी कोई है क्या? वो अभी तो बहुत है सर, 1500 एआईएफ लॉन्च नीजन, नाइजन, NEGEN, नाइजन है ना। नहीं मैं रैंडम नहीं बता रहा हूँ आपको नाम। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये ना 1504 एआईएफ लॉन्च है, हाँ। सेबी के रजिस्टर्ड है, ये सबके प्रोडक्ट्स है इसमें। ये नाइजन, आपके कोई डेटा है क्या जो आप मेरे को शेयर कर सकते हो बाद में? किस बारे में? परफॉर्मेंस एआईएफ का, कैट 2 का, ये सब तो वो फंड वाइज नहीं है। साइट पे है, तो साइट पे गूगल साइट पे AIF भी है। सबका आप करोगे तो सबका, लेकिन उसमें क्या होता है ना, जो फंड जिसके टाई अप होता है ना, उसी फंड का दिया रहता है। आप इंडिविजुअल एक फंड में जाओगे ना, हाँ इसीलिए मेरे को तो वो बहुत चाहिए मुश्किल कि है। कोई नहीं, जैसे सेबी का डेटा होता है नहीं, सब। नहीं, सेबी का मैंने डेटा- कहीं से ढूंढा था बट वो डेटा बहुत ही वो था सेबी के साइट पे जाके तो मिलता है, लेकिन वो रिटर्न से ना अपडेटेड अभी तक का नहीं रहता है, क्योंकि AIF पे उसको मैंडेट नहीं दिया सेबी ने कि आप रिपोर्ट करो इसको। उनको 6 महीने का टाइम है रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा ही डिप्लॉय करे लेट ना, तो उन पे कोई वो मैंडेट नहीं है। आपको तो इसमें से आप बताओ मेरे को कौन कौन सा बेकार है, कौन कौन सा आपने नहीं सुना? और कौन सर सा- मैंने ये देखो ना, फिर एवेन्यू मैंने नहीं सुना है, नॉर मैंने नहीं सुना है, ये कौन सा आपने नोमा सुना है, आपका यूनिकॉर्न सुना है, वेनेचर एक्स सुना है, ये थ्रू ये भी सुना है, 9 रिवर्स भी सुना है, ये एक बोला ना आपने थ्रू कुछ तो कौन सा ये? कुछ Transition। ट्रांजिशन वो नहीं सुना है। इसमें आपको क्या चाहिए बताइए? किसमें? आप क्या मतलब आपका डिसीजन जो इन्वेस्टमेंट का होता है ऑन व्हाट इसमें से कोई में भी आप डील नहीं करते? नहीं। ठीक है, वैल्यू क्वेस्ट मैंने सुना, वो आपने बता ही दिया। आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? सपोज आप एक चीज के क्या आपको चीज अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपने म्यूचुअल फंड किया, इक्विटी किया, किसी ने बोलने पे किया, या आपका खुद का दिमाग लगाया? मेरे को पहला करना है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आप सीधा AIF में नहीं जा सकते, बराबर है। आपको PMS स्टार्ट करना चाहिए फिर AIF में जाना चाहिए। PMS नहीं करना चाहिए, मेरा मेरे को लगता है PMS में 2-3% वो निफ्टी को बीट करेगा तो मेरे को नहीं मजा आएगा। बराबर 20 से ऊपर PMS को देता हो तो मैं करूँगा, बराबर। क्योंकि PMS नहीं। में लॉक इन बच जाता है ना। हाँ, लेकिन वो तो लॉगिन रहता है, लेकिन वो 3 to 1 रहता है, आप वो पे करके बाहर आ सकते हो। हाँ। Day 1 से ये नहीं रहता। या 1 ईयर लॉक इन रहता है, हाँ। कुछ होता है। तो AIF में अगर मैं 5 साल 7 साल पैसा रोक रहा हूँ तो मेरे को 25 के आसपास रिटर्न बने तो डालूं, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। 25 पोस्ट फीस और आइडियली पोस्ट टैक्स बनता है आराम से, कोई इतना 7 साल वेट करने की जरूरत भी नहीं है। इतना फाइट नहीं है इसमें। तो पहले तो देगा नहीं ना कोई। उसके पहले हाँ। कंपनीज जो है ना, अगर IPO लेके आए, सपोज लास्ट के जो 2 साल होते हैं ना, तभी मैक्सिमम कंपनी से पोर्टफोलियो से कंपनी मैच्योर होकर निकल गया, हाँ। वो पैसा रीइन्वेस्ट 2 साल बचा है ना तो रीइन्वेस्ट नहीं करते। अगर फर्स्ट ईयर में कोई कंपनी IPO हो तो फिर आपको लेटर लिखेंगे कि सर अभी पैसा फर्स्ट ईयर में एग्जिट हो रहा है, लेकिन हम लोग रीडिप्लॉय कर रहे हैं ये कंपनी में, तो वो कंसेंट आपको देना है तभी, और उसमें कुछ नहीं है। होराइजन जो आपने सीख किया है ना सर 6-7 साल का, जो आप सोच के देखो कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा कि लोएस्ट लॉक इन चाहिए, वो तो बट मैं समझा कोई AIF 1-2 साल वाला तो कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो 5 साल चलता है, मेरे को 10 साल थोड़ा लंबा चलता है, मेरे को लगता है 10 साल में पैसा 10 आएगा, साल नहीं था। उस पैसे का करूंगा क्या? अब 10 5 बाद? साल 5 और एक्सटेंडेड से वो 1+1 होता है एक्सटेंडेड। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी पूरी कंपनी IPO हो जाएगी, इसलिए मैंने वो एक्सटेंशन रखा है 1 ईयर। तो वो 1 ईयर का एक्सटेंशन लेके उसके पहले अगर 70-80% पैसा आ चुका है सर, तो वो तो आप री इन्वेस्ट किधर भी कर सकते हो ना, आपका लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं है ना सर, लिक्विडिटी खाली ब्लॉक है 36 मंथ्स के लिए। चलेगा। दूसरा मेरा है कि सिंगल शॉट में नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ट्रेंचेस में ही होगा। तीसरा है कि 1 ईयर अपर लिमिट है। हाँ हाँ ठीक है, मैक्सिमम बड़े वाले उसमें भी- नहीं आप अभी मैं खुद भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप 1 करोड़ से आप ये एसेट को तो मैं समझिए। रियल एस्टेट थोड़ा उसी तरह से लाइन अप कर रहा हूँ हम्म। कि कोई रियल एस्टेट डिस्पोज करें, फिर वो पैसा इधर मूव करें। छोटा मोटा अगर अमाउंट देना है तो वो मैं पैसे भी अरेंज कर लूँगा। मेरे म्यूचुअल फंड वगैरह सब धीरे धीरे निकलने हैं, तो मनी इनफ्लो में इनफ्लो पाइपलाइन बना रहा हूँ पैसे का, अब उसका आउटफ्लो पाइपलाइन ढूंढ रहा हूँ। नहीं तो ये तो देखो अभी लोग जितने फंड है ना सर, और क्राइटेरिया इतना ही हुआ बस, और क्या क्राइटेरिया होगा? कुछ नहीं है सर इसमें, क्या आपको खाली पेशेंस रख के ना और इन्वेस्ट रिस्क अगर कोई बोले तो लोएस्ट रिस्क होना चाहिए ना, बट एक लेवल ऑफ रिस्क तो होगा ही कैट 2 में, मेरे को पता है। नहीं इसमें है ना, देखिए रिस्क मैं आपको कहाँ बताता हूँ। सपोज प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया ना, उसका IPO नहीं आ तो IPO डिले होगा, और IPO डिले हुआ तो मार्केट में कंपनी क्या होती है ना कि पोर्टफोलियो बोलता है कि मैंने 12 में से एक कंपनी लटकी है जो IPO में नहीं, तो वो आपको शेयर दे देगा उसके बाद आप शेयर में होल्ड करके रखो, उसके बाद लॉकिंग खत्म हो तो आप प्री IPO मार्केट में जो शेयर मिलते हैं ना वो भी आप बेच सकते हो, जैसे एम्प्लॉय बेचता है शेयर दे देगा पैसे की जगह। हाँ आपके आप सपोज वो स्टेक, लेकिन आप वो फंड में मैं आपको जाने ही नहीं बोल रहा हूँ जब तक आप इसको समझते नहीं हो स्पेस को। आप मैं वो कंपनी में आपको भारत वाली इसलिए बोल रहा था, मेरा कोई बायस नहीं है,
आप अगर आईपीओ में एग्जिट आपको चाहिए कि कंफर्म हो, तो इन लोग बोल रहे हैं मैं कंफर्म एग्जिट करने ही वाला हूँ, क्योंकि मैं ही आईपीओ लाने वाला हूँ कंपनी का। मैं प्रमोटर से तब इन्वेस्ट करूँगा जब प्रमोटर बोलेगा मैं आईपीओ लाना है मुझे, तभी जाके कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। कंपनी प्रमोटर बोलेगा मैं बैकआउट कर जाऊंगा आईपीओ के दिन, तो बोलेगा 26% आईआरआर से मुझे खरीद ले, वरना मैं तेरे शेयर तेरे इस कंप्यूटर को दे दूंगा। तो प्रमोटर क्या बोलता है 5% मैं किसी को जान नहीं दूंगा, 5% मैं यहाँ से पैसे जिनके भी देखो दे दूंगा, इसलिए लोग बड़ा स्टेक नहीं लेते। मैं वो बात में वही बता रहा 5 to 10, ताकि प्रमोटर आपको बाईबैक कर सके जिस दिन उसका दिमाग ऐसा हो। ये सब कैट 2 के लिए बोल रहे हैं क्या? मैं वापस से कंफ्यूज। मैं सिर्फ कैट 2 की बात ही नहीं आई सर। हर कैट 2 ऐसा फॉलो करता है सब नहीं, आईपीओ वाला जो है ना सबका मेंटेन नहीं, वही तो मैंने बोला ना, डिले हो गया तब जाके शेयर आपके डिमेट में आएंगे। तो ये भारत वैल्यू का ऐसा ये में भारत वैल्यू का ऐसा है जो आईपीओ का फोकस्ड है, और कोई तो भारत वैल्यू के डॉक्यूमेंट में सब लिखा होगा सब कुछ प्राइस आपको मैं क्या होता है पीपीएम भेजूंगा, PPM? 256 पेज का पीपीएम आप पढ़िए, उसको देखिए। उतना सारा तो नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं, खाली बेसिक सर, ऊपर नीचे हो तो ऊपर ही स्टोरी उसमें कोई एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मेंशन करना होता है ना पीपीएम में। हां, वो तो हर्डल रेट डाला है ना, वो तो प्रेजेंट हर्डल रेट नहीं, वो कुछ और भी मेंशन करना पड़ता है शायद। नहीं, हर्डल रेट ही डालना। तो उनका लीगल एंगल से सब क्लियर है, कंप्लायंस है वो सब। वरना से भी थोड़ी ना रेस करेंगे 7,000 का 4,000 करोड़ रुपए मार्केट से, पब्लिक का पैसा आप थोड़ी रेस कर सकते। ठीक है, हो गया वो हो गया। और कोई फंड भारत वैल्यू सेफ है इसलिए बोल रहे हैं आप, या हाईएस्ट रिटर्न इसलिए बोल रहे हैं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो अनसर्टेनिटी ऑफ आईपीओ है ना, हाँ जैसे अभी लेंसगार्ड का आईपीओ जो आया है, हाँ वो आपको ना पिक 15 पता है, एक वेंचर फंड है पिक 15, मतलब फॉरेन कंपनी, उसने इन्वेस्ट किया था उसमें। एक और कंपनी रैबिट कैपिटल, हाँ ये सुना है। उसने इन्वेस्ट किया था इसमें। आप इन लोग को है ना, इन्होंने 7 साल पहले इन्वेस्ट किया था एक कंपनी में, प्राइवेट इक्विटी में। अब उनको चाहिए एग्जिट, तो बोला अभी मेरा टाइम हो गया एग्जिट का, आईपीओ लाओ। तो प्रेशराइज कर रहे प्रमोटर को कि तू इसका आईपीओ ला, मुझे एग्जिट चाहिए। अगर नहीं दिया एग्जिट तो मैं किसी और को बेच दूंगा। यहाँ से भी लेंसगार्ड को ही देने को तैयार है, लेकिन प्रमोटर ये बोल रहे हैं कि मेरा भी स्टेक मुझे सेल करना है। तो प्रमोटर ने जो है ना जुलाई में आपको पता है 53 रुपीज में 6,900 करोड़ के वैल्यूएशन पे उसने अपने शेयर खरीदे, और अब 72,000 करोड़ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर के आज सुबह हमारे हर्डल में यही बात हो रही थी कि इसमें इन्वेस्टर जो है ना, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई स्कोप नहीं रखा है पैसा बनाने का ये कंपनी में। तो ओवर सब्सक्राइब क्यों हो जाता है? वो तो होगा ना, हाइप ना सर। ये कौन, ये आपको जो मैं अभी आईपीओ जो ओएफएस बोला ना, ओएफएस में ये मर्चेंट बैंकर सबको लाता है। आपको चिंता नहीं करनी, आप ये फंड में आते हो ना प्राइवेट इक्विटी में, तो आप प्रमोटर के साथ डे 1 पे खड़े हो। आपके बाद कौन आएगा, मैंने उस दिन बताया था आपको शायद, आपके बाद आएगा इंस्टीट्यूशन, एंकर, एचएनआई और रिटेल इन्वेस्टर। उसके बाद एक आध कोई फंड और रहेगा तो वो आएगा। ये पूरा हिरार्की है इसका। आप प्रमोटर के साथ खड़े हो, मतलब मैक्सिमम पैसा आप ही बनाने वाले हो। आपके बाद जो आएगा वो थोड़ा कम बनेगा, उसके बाद थोड़ा कम, और रिटेल सबसे कम। और उसका कहीं कोई बीच में हवा निकल गया तो नहीं होता है सर। ये जो फंड है ना, ये सर एक कंपनी में 200-400 करोड़ अभी वैल्यू केस्ट है ना, उसने रैंकसन में एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया, 460 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है इन्होंने। भारत एयर ने भी किया 460 करोड़ इन्वेस्ट किया एक कंपनी में अभी, एमनेक्स में। तो ये एक शॉट में देते पैसा? हाँ, कि ये सब धीरे धीरे? नहीं, धीरे धीरे नहीं, वो पैसा देते हैं, उसके बाद उनकी फाइनेंशियल जो बोर्ड है ना उस पर सीट लेते हैं कि वो पैसे का डिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, उसको कैसे यूज हो रहा है, और बिजनेस की ग्रोथ में कितना यूज हो रहा है, नॉट इन देयर एक्सपेंसेस। वैसे तो वो मॉनिटरिंग उनकी, क्योंकि दे आर एवरी क्वार्टर दे आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी इन्वेस्टर की व्हाट इज हैपनिंग। ये कहाँ पे बेस्ड है? कौन सा? पेंटोमैथ? ये अंधेरी में है, अंधेरी में इनका पूरा बिल्डिंग है, निकलेस हाउस करके, उसमें पूरा बिल्डिंग उनके साथ माले का। 7 माले का इतना स्टाफ होता है? हाँ, पूरे फ्लोर पे सब तो अलग अलग, आईसीआईसीआई बैंक को देके रखा है, एक पे उनका ऑफिस, एक पे रिसर्च टीम है, एक पे ब्रोकिंग आर्म है, एक पे वेल्थ साइड है, सब कुछ है। लैपटॉप में कुछ दिखाने वाले थे क्या आप? नहीं, मैं लाया था, मैंने आपको इस मोबाइल पे दिखा दिया वैसे कुछ इसमें। आप बताएंगे वो हिसाब से, आपको कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे कुछ अटका है तो आप बताएंगे। लिस्टेड वगैरह कुछ? डिसीजन लेने में कहीं आप स्टक हो रहे हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं कि लिस्टेड में जाना है तो लिस्टेड में आप ऑलरेडी हो सर। लिस्टेड में वापस आपको Unlisted। अनलिस्टेड में जा सकते हो। अनलिस्टेड की कंपनी अभी हम लोग को है ना, उसमें कोई कंपनी अनलिस्टेड में है अभी सर तो ऑर्बिस सजेस्ट कर ऑर्बिस बोल रहे हैं। ऑर्बिस का आईपीओ है? नहीं, ऑर्बिस फाइनेंशियल अनलिस्टेड है। ग्रो का आईपीओ, ग्रो नहीं है ऑर्बिस ट्रस्टी है।
कि भारत वैल्यू 5.8% खाली फाइनेंशियल मार्केट में, अभी तो बहुत स्कोप है, कहाँ जाएंगे हम? तो हम लोग आपको मतलब आप ये ज्ञान मतलब ज्यादातर हम लोग क्लाइंट को मैं देता ही AIF में तो एक बार डाला तो 5 साल बैठे रहो, बीच में कुछ करना नहीं है। कुछ नहीं करना, वो फॉर्म मैनेजर सब कुछ करेगा आपको। 5 साल क्या करोगे मेरे साथ? हम लोग आपको इसका अपडेट देंगे, आपको नया प्रोडक्ट सपोज ये इसका एक दूसरे साल पे आपको स्टेटमेंट है कि आपकी NAV 10 रुपए से 20 रुपए से बढ़ गई, आपकी 20 लाख आपने दिया, उसकी वैल्यू आज देख रही 36 लाख फॉर एग्जांपल। आप एक साल रुकेगा, उसके बाद तो NAV बढ़ा, फिर आप बोलोगे एक साल पे चेतन ये एडवाइस अच्छी थी यार तेरी, अब तू और कुछ है क्या बताना मुझे। और मेरा हर क्लाइंट 8वें 9वें साल महीने पे मुझे अप्रोच करता हूँ तो वो बोलते हैं यहाँ लिक्विडिटी है, इफ यू हैव एनी गुड अपॉर्चुनिटी लेट मी नो। और इसी तरह से मैंने 66 क्लाइंट में इतना बुक है, वो मेरे पास हर एक करोड़ वाला क्लाइंट नहीं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुई है। तो आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करते हो? सर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सर मैं AIF से वहाँ कुछ नहीं आना, मैं भी मैं तो थोड़ा बायस पैसा लगेगा तो आप क्या नहीं नहीं मैं मतलब मेरे कलीग्स मिलते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं, क्योंकि देखिए अगर मैं आज बैठा हूँ 10 लाख है तो थोड़ी AIF खरीद नहीं कर पाएगा ना, लेकिन सर उसके लिए सर अभी म्यूचुअल फंड है या लिस्टेड इक्विटी है। अब आप मेरे को बोले लिस्टेड इक्विटी में 25% रिटर्न थे, तो मैं भी दे सकता, कोई नहीं देता, खुदा भी नहीं दे सकता। म्यूचुअल फंड बोलोगे तो म्यूचुअल फंड में तो लोग आपके पास आएंगे जाएंगे, तो वो भी NAV में आपको बोलने से तो यही रहेगा आने वाले टाइम में, तो मैं क्या करूँ? आप नीजन का भी नहीं करते क्या? निजन है ना, मैं करता हूँ, PMS निजन टाइप है, नहीं निजन ये है मेरे मैक्सिमम टाइप सर AIF PMS के दोनों के, लेकिन ज्यादातर ये है क्योंकि वो नीजन का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। नहीं निजन का अच्छा, निजन ने भी तो प्री IPO में इन्वेस्ट करता है ना, वो भी लेट स्टेज में कंपनीज में, उसका भी नेटवर्क अच्छा है। Cat 3 है, Cat 2 है? Cat 2 है उसका, Cat 2 Cat 3 दोनों फंड है उसका, लिस्टेड भी करता है, उसका एक ब्लेंड भी है, रिटर्न उसके अच्छे हैं, कंपैरेटिवली देखना है उसके भी रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए जनरली क्या देखते हैं, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो आज के जो फंड मैनेजर है अभी ऑफ लेट 4-5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ, उनको पता है कि क्या एसेट क्लास क्या किधर जाना है, जाके हमारा नेटवर्क से देखिए फैमिली ऑफिस का पैसा जो मैनेज करता है उसको बहुत लीड आती है फैमिली ऑफिस से कि भाई ये एक मेरा कोई अप्रोच कर रहा है या मेरा ये नेटवर्क, क्योंकि फैमिली ऑफिस का बंदा जिसका पैसा मैनेज हो रहा है वो 500 करोड़ मैनेज हो रहा है, उसका नेटवर्क अलग है, वो वहां से उनकी टीम को लीड देता है, उसका फैमिली ऑफिस फंड है उसको कॉल करता है कि भाई ये कंपनी पैसा रेस करना चाहिए तो जाके मिल ले, फिर उसके बाद वो होता है, ये पूरा नेटवर्क से चलता है। तो हमको वो फंड हाउस से लेना जाकर जिसका बड़ा नेटवर्क हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जो ने मेरे को 2-3 फाइनल आप बताओगे तो उस पे सर देखिए वैल्यू क्वेस्ट का जो फंड आपको दिया ना, वो 5 सेक्टर जो है आने वाले टाइम में एक्सीलेंट सेक्टर्स है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को अगर 10 ट्रिलियन होना है तो बिना मैन्युफैक्चर के कोई कंट्री बनी नहीं आज तक इतनी बड़ी, कोई कंट्री के लिए 10 ट्रिलियन तक जाना मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने इन्वेस्ट करेंगे, एरोस्पेस में करेंगे, आपका प्रिसिजन इंजीनियरिंग जो बहुत रोबस्ट है, ये 5 सेक्टर में आपको कोई डाउट है क्या? मुझे जरा भी नहीं है। इसमें से मुझे एक कंपनी भी प्राइवेटली मिल गई ना तो आई एम डन, मुझे कुछ नहीं करना है। और वो फंड करेगा, फंड ने रेस करने वाला 1000 करोड़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी कंपनी होने, और उसने जब फंड लॉन्च किया उसको पता है कि मेरे को ये कंपनी मिलेगी प्राइवेट में, वैसे तो आपको थोड़ा ट्रस्ट फंड पे भी लगाना है कि उनके टीम पे लगाना है, आपको थोड़ा बिल्ड करना है। तो आपके टॉप फंड्स में से वैल्यू क्वेस रहेगा? नहीं, टॉप फंड वैल्यू क्वेस इसलिए रहेगा कि आप बोल रहे हो कि मेरे को एग्जिट चाहिए, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जब एंटर हो रहे हो तो वैसे फंड में जाओ जहाँ पे आपको एग्जिट डिफाइन 5 साल में पैसा की गारंटी आपके हाथ में आ जाए, ठीक है? तो आप और 70% मानिए 3rd-4th ईयर में आने के चांसेस है जहाँ पे उन्होंने IPO करके एग्जिट करेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरे फंड में जाओ, आपको पता चल गया ये ऐसे चल रहा है, वो बहुत सारी लर्निंग आपकी हो जाएगी वो सेक्टर में, इतना आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि खुद आप डिसीजन लोगे यार इसको देता हूं। आप मेरे को ये बताओ टैक्सेशन फिर कैसे चलता है जब वो टैक्स इसमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाता है, ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, तो आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म लगेगा ना कि नहीं? हां लॉन्ग टर्म ही है ना, ये तो 24 मंथ्स का प्राइवेट इक्विटी में 24 मंथ्स का होल्डिंग है। अब ये फंड जो 12.5%, हां तो हाईएस्ट कैसे हुआ? आपका टैक्स स्लैब, आपका जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब है, नहीं तो फंड थोड़ी चार्ज करेगा, फंड तो एग्जिट 24 उसके बाद होगा, लेकिन आपके हाथ में अगर रिटर्न्स आए 1 करोड़ की वैल्यू 3 करोड़ हुई, आपका टैक्स स्लैब क्या है? 30% के हाईएस्ट टैक्स स्लैब में जाओगे आप, हाँ तो उसके साथ टैक्स स्लैब लगेगा। फंड थोड़ी चार्ज करेगा, फंड तो आपको पास ऑन करेगा, 10% ही चार्ज करेगा फंड, तो आपको बाकी TDS काटेगा 10% आपके टोटल रिटर्न से, बाकी आप जो अकाउंट में पैसा हिट हुआ ना उसका टैक्स फाइलिंग आपको करना पड़ेगा, आप जो टैक्स स्लैब में होगा। तो मैं 12.5 समझ के बैठा हूँ। 12.5 तो फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो कंपनी में, टोटल रिटर्न पे क्या आपको टैक्स भरना पड़ेगा ना, जैसे आप किसी भी फंड में भरते हो। नहीं आप समझो 1 करोड़ दिया, 5 साल बाद 2 करोड़ आया, तो 1 करोड़ प्रॉफिट है, 1 करोड़ निकाल लो, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका जो टैक्स, आपको जो फाइलिंग करना है वो टैक्स, जो आप टैक्स स्लैब पे बैठते हो तो इस पे ही बैठोगे। 1 करोड़ का 12.5% क्यों नहीं दे रहा हूँ?
12.5% तो कैपिटल गेन टैक्स वो कंपनी का है आपका, वो तो फंड ने जब निकाला ना तब उसने कैपिटल गेन टैक्स काटा उसके ऊपर। आपका इंडिविजुअल टैक्स स्लैब भी तो चलता है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स में। कुछ आप फंड हाउस से आपके सीए से बात करिए, आपको बताएगा वो। सीईओ वाले इतना बोलिए कि मैं ये प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कैट 2 में, मेरा टैक्स स्लैब क्या होगा बताइए, वो आपको बताएगा। जो भी प्रॉफिट अमाउंट रहेगा ना आपके इनकम में काउंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वो आपको साइड ऑफ करना है ना, जैसे आप लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, आपको वो टैक्स जो है। ये जो आप लॉजिक बोल रहे हो क्या क्या चीज पे अप्लाई होता है? म्यूचुअल फंड पे होता है ये चीज? म्यूचुअल फंड में नहीं, फंड ये जो अभी आपने बोला ना 12.5%, वो म्यूचुअल फंड इक्विटी ये उसके लिए है सर। ये एआईएफ का फंड लेवल पे है ना सर, कैट 2 का इसका तो फंड लेवल पे टैक्स होता है, म्यूचुअल फंड थोड़ी आपको भरना पड़ता है, वो तो फंड ही टैक्स काट के आपको रिटर्न दिखाता है ना। Short term इसमें ऐसा नहीं, ये तो पास ऑन स्टेटस है। कैट 2 वाला फंड है ना, पास थ्रू स्टेटस पे चलता है, जब टैक्स आपके हाथ में। म्यूचुअल फंड थोड़ी टैक्स काटता है सर। म्यूचुअल फंड लेवल पे टैक्स काटता है ना सर। नहीं। शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन जो है वो तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी में तो रहेगा ही ना सर। म्यूचुअल फंड वाला टैक्स काट के पैसा देता है। रहेगा ना सर सर, वो आपके वही है आपका वैसे ही। 1 लाख की वैल्यू अगर 2 लाख हो गई तो आप जीरो टैक्स पे पैसा लेके जाओगे घर से, कैसे? जितने रिडेम्पशन किए मैंने सारा नहीं, पैसा नहीं होता है, वो फंड एनएवी में एडजस्ट होता है। एनएवी नहीं, NAV में adjust होता है, आपको समझ में नहीं आता। ये भी सब कुछ एनएवी में एडजस्ट होता है, आपको थोड़ी ऊपर से पैसा काटता है। एनएवी अगर उसका है तो वो टैक्स काट के एनएवी उतने परसेंट से कम हो लिख जाएगा। के तो नहीं देता कि इतना टैक्स विदहेल्ड है। क्यों नहीं, आप मांगो ना उनसे डिटेल रिपोर्ट कि मेरा कितना कटा क्या है, वो देंगे आपको, आपने मांगा नहीं होगा। नहीं, मैंने कैपिटल गेन स्टेटमेंट देखा है, आज तक कभी दिखा ही नहीं। सर देखो 1,25,000 तक का जो प्रॉफिट हुआ रहेगा ना, हाँ। 1,25,000 तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट अमाउंट हुआ रहेगा ना, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा ही होगा 12.5%। वो आपके यूनिट्स में से माइनस होके वो फिर कैलकुलेट होके आपके पास आता है। इसके लिए आपको लगता रहेगा कि और ना नहीं, वो थोड़ी देना पड़ता है। हाँ। यूनिट से माइनस होता है। यूनिट से माइनस उसका आपको समझ में नहीं, अगर आपने कंपनी से मांगा तो समझ में आएगा। पिछले 2 साल से 3 साल से कितना मैंने profit? का रिडेम्पशन करा है इतना, और टैक्स भी भरा है हर जगह। लगेगा इसमें। आपके सीए के साथ बैठिए एक बार। जीरो से टैक्स भरा है। नहीं, एक काम करना, आप सीए के साथ बैठिए। सीए अरे करा लास्ट 3 रिटर्न में ही तो करा। आपके सीईओ को चलो हम इधर लेके आइए, हम लोग बैठ के समझते हैं उनसे। या हम चलते हैं। हम चलते नहीं हैं। आप जो बोल रहे हो वो लॉजिक भी समझ गया, बट मेरे को लग रहा है कि वो म्यूचुअल फंड वाला सारा अच्छा इक्विटी वाला क्या करता है? इक्विटी वाला एट द टाइम ऑफ कैट 3 वाला फंड जो है ना, हाँ, शेयर्स में भी वही है, यही म्यूचुअल फंड। उसमें खाली इतना है कि आपका जो लॉसेस है ना उसको सेट ऑफ कर सकते हो हाँ। प्रॉफिट के साथ। आप बोलना चाह रहे हो मैंने 100 रुपए का रिलायंस खरीदा और वो 2 साल बाद 150 में बेचा, तो 150 नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, जो तो आपने जो ऊपर प्रॉफिट गेन किया ना, जो प्रॉफिट आपको अर्निंग्स जो है ना, आपका इनकम जो है ना, रिटर्न जो है ना, वो टैक्सेबल है। नहीं, और मेरे को मिलेगा कि कट के मिलेगा? कट के मिलेगा ना सर, आपको देना नहीं है। तभी आपके अकाउंट में आपको टैक्स तो फाइल करना है ना सर, एंड ऑफ द ईयर, तब कटेगा ना कि कितना पैसा कहाँ से आया भाई, ये इनकम में आता है ना आपके। तो टैक्स उस समय नहीं कटा, टैक्स नहीं, में भरूंगा। हाँ, एंड में जब आप भरोगे तब तो भरना ही है, आपका सीए आपको काटेगा उसमें, भाई इतना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया। काटना आप किसको बोल रहे हो? फंड काट रहा है कि मैं भर रहा हूँ? इक्विटी डायरेक्ट है ना, इसमें आप आपका जो फाइलिंग करोगे ना सर, अभी सबको आपने तब आप भरोगे। हाँ, जो आपने पैसा ट्रेड में डाला, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, रिटर्न बैंक अकाउंट में वापस आया, 1 लाख गया और 1.5 लाख लेके आया अकाउंट में। हाँ। अब आपका जब अकाउंटिंग होगा तो बैंक स्टेटमेंट मांगता है ना सीए, हाँ। तो क्या आप क्यों मांगते हैं? वो देखते कि तुमने कितना पैसा खर्चा किया, कितना पैसा आया, और शेयर से कितना पैसा है, हाँ। शेयर्स के ऊपर इतना कितने साल तक होल्ड किया, वो क्या पूछेगा, 1 लाख हाँ, दिया, ठीक हाँ, है। उसके बाद बोला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में किधर बैठ रहा है ये हाँ, हाँ, ठीक है, उसके ठीक बाद वो टैक्स काटे, उसके बाद आपको लास्ट में एंड ऑफ द ईयर टैक्स फाइलिंग करनी है, वो आपका और सीए पैसा जमा करना है। हाँ, अगर आपको एक्सेस मिल रहा है तो अगर आपने उसने अगर सेट ऑफ किया आपके लिस्टेड इक्विटी जो आपका गेन्स हुए ना। अच्छा ठीक है, अब इतना ही समझो। अब एंड में मैं पैसा दूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जी जी एज टैक्स, जी, म्यूचुअल फंड में भी दूंगा। किधर भी दुनिया में किधर भी जाओ, कुछ कोई भी एसेट क्लास में दो, देना ही पड़ता है। हाँ, तो अभी तो आप बोल रहे थे वो फंड वाला ही काट के दे रहा है आपको टैक्स, तभी मैं कंफ्यूज हो गया। अरे सर, कैट 2 फंड है ना, वो टैक्स नहीं काटता है, कैट 3 फंड काटता है। कैट 3 फंड आता है म्यूचुअल फंड के स्टेटस में, कैट 2 आता है वो प्राइवेट इक्विटी हेल्थ कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में वो मैं जानता हूँ। हाँ, कैट 2 इक्विटी और म्यूचुअल फंड, इनका तीनों का लॉजिक सेम है कि नहीं है? कैट 2 इक्विटी और म्यूचुअल फंड कैसे है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, टैक्स पार्ट को लेकर तो नहीं है। कैट 2 डिफरेंट है। क्या करता है? अरे म्यूचुअल फंड लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है, लिस्टेड इक्विटी में आपका डायरेक्ट, ये अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ये किधर नहीं है। आज की तारीख में आप यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, इंडियन गवर्नमेंट सेबी क्या होता है, ये मेरे वहां पे बड़े लिस्टेड हो, मेरे लिए अनलिस्टेड कंपनी है। मेरे को लेट हो रहा है, को थोड़ा निकलना पड़ेगा। सर आपको बेसिक्स इस पे थोड़ा सा, आपको अगर आप इन्वेस्टर हो, सीरियस इन्वेस्टर हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस।
आपका ज्ञान को ये मत सोचिए, अगर आपको किसी और को देना है ना दे दो, फिर इंटरव्यू मत करो, अगर नहीं आपको समझना तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, वैसे नहीं मतलब एआईएफ का मैं फाइनल बता देता हूँ, जो भी इनकम जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके इनकम क्लियर एक बार समझना पड़ेगा कि मैं सारा कैलकुलेशन समझ के बैठा हूँ कि 12.5% टैक्स पे मैं नहीं। ऐसा नहीं है सर, उसका डिपेंड करता है लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी और आपको आपके क्या टैक्स स्लैब में हो वैसे। तुषार जी मैं फोन करूँ 5 मिनट में। कैट 2 का डिफरेंट है, कैट 3 का डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से 3 का तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ कैट 2 का तो जो सर बोल रहे हैं वही है। और ये जो आपके फंड है ना सर, यहाँ पे आपने किसी से तो बात की होगी ना ये फंड निकाल के इनकी टीम से? नहीं, आप करिए ना इनसे बात, आपको मे बी दे विल आल्सो बिकॉज़ दिस ऑल दिस नेम्स ना, ये जो नेम आपने दिए ये बहुत प्रोमिनेंट फेमस नाम हैं जो हमको हमारे इन्वेस्टर से मिलने मिलते हैं कि हम वी हैव नॉट। नहीं मैंने आपको सारे नाम नहीं दिए। नहीं सर नाम तो बहुत सारे, उससे नाम तो करूँ बहुत क्या, सारे। उससे क्या करूंगा मैं? मेरे को तो टाइप के लिए लाइन में खड़ी पब्लिक कि आपके टाइप करना, मैं क्या करके करूंगा? आपका प्रोडक्ट मेरे को अगर मेरे इन्वेस्टर को नहीं देना, मैं टाइप करके क्या करूं? अब ये जो अभी फोन आया था ना, ये लिस्टेड कैट 3 इक्विटी है, ये पीछे पड़ा है कि मेरे को एक बिजनेस करूं, मेरा टाइप करूं, क्या करके करूंगा? ये प्रशांत जैन सर बाजू में बैठे, 5 करोड़ में मेरा इन्वेस्टर है, 5 करोड़ उनको दे दूंगा ना, ये सबसे नॉलेजेबल आदमी है बाजू में। मेरे को फिर टैक्स वाला क्लैरिटी लेना पड़ेगा। अच्छा आप सीए का बैठ कर लीजिए। हाँ। सीए द राइट आपने गेट बोला- हिम हियर और वी विल आल्सो कम एंड अंडरस्टैंड ना। हाँ। तो आप उनको लेके आए। नहीं एकदम सर नहीं है। क्लियर है सर, मैं लास्ट टाइम ही देखा था वो टैक्स स्लैब जो चेंज हुआ था ना वो पार्लियामेंट में रिसेंटली, उसके हिसाब से कैट 2 का जो है ना सर, वो जो भी प्रॉफिट होता है ना उनके कस्टमर के इनकम में काउंट हो जाता वास्तव में ही आता है। है। हाँ वो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे द टैक्स। फंड नहीं में एसटीसीजी और एसटीसीजी अप्लाई नहीं होता। नहीं 200%। तो 30% मान के चले। हाँ जो टैक्स में Yes, yes. हाईएस्ट टैक्स। तो आपने फंड जो बोले, अब आपने बोला कंसीडर करने के लिए फाइनल लिस्ट में तो भारत वैल्यू एक्सेस में अगर आपको 15% का ऐसा रिटर्न एक्सपेक्ट चलेगा नहीं। तो इसमें तो उसको दोनों को छोड़िए, ये दोनों में ना आपको देखिए एक तो प्रोमिनेंट 5 सेक्टर बहुत अच्छे हैं जो फ्यूचर में सब फंड मैनेजर देख रहे हैं, उसमें आप प्राइवेट इक्विटी ले लो, इसके लिए वैल्यू कैश बताया था आपको, वरना और भी हो सकता है, नाइजन भी हो सकता है, कोई भी, वो सबके सेक्टर्स अलग है, कौन सी कोई मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहा है पैसा ज्यादा, कोई हेल्थ केयर में ज्यादा, मतलब नहीं है। हेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना सेक्टर के आप नहीं, फ्यूचर तो में फंड कैसे वाला invest देखेगा करेंगे? ना। नहीं सर, नहीं सेक्टर देख। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो फंड में जा रहा हूँ वो कौन से सेक्टर में नीचे का भी invest कोई करूँ। सेक्टर है क्या? सबके सेक्टर है, बिना सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? कुछ तो वेटेज रहेगा ना, कौन सी कोई एक सेक्टर तो अच्छा लगता होगा, तब जाके तो हेल्थ केयर में आजकल सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। तो वो सर कोई है जो ये फॉरेन का इन्वेस्टिंग का भी कोई ऑप्शन है यूएस का? है ना, यूएस का और क्रिप्टो का? क्रिप्टो का नहीं। यूएस का क्या है? यूएस कंपनीज का अभी तो फंड सब है ना, गिफ्ट सिटी के थ्रू यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। उसका कुछ वो है क्या मिनिमम? हाँ $150 मिनिमम यस लमसम वन शॉट। वन शॉट। उसका रिटर्न परसेंटेज डिपेंड मार्केट, ये लिस्टेड कंपनी में जैसे मार्केट परफॉर्म होगा वैसे कोई परसेंटेज नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा? ठीक है, तो ये दोनों का डॉक्यूमेंट है मेरे पास। आप मेरे को पीपीएम शेयर कर देंगे, भारत वैल्यू का मेरे पास होगा, वो जो वैल्यू बेस्ट है उनका टीम से लेना पड़ेगा। पीपीएम चाहिएगा क्या? मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा 250 पेज को। वो मतलब उसमें तो पूरा डिटेल क्या फंड के पीपीएम का कुछ वो निकाल के नहीं रखते क्या समरी? अभी मैंने अपने किसी को शेयर किया था। चलिए मैं निकलता हूँ। ठीक है सर, तो कब तक सर मतलब आपका डिसीजन तो उसके हिसाब से पीपीएम है 259 पेजेस हाँ का। भाई 250 पढ़ना नहीं पड़ सकता, कोई नहीं पढ़ता होगा। हाँ हाँ वही सर। अब बैठ के दिमाग लगाते हैं। हाँ उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कनेक्ट करूँगा। मेन दो चीजें हैं, दो चीजों पर डिसीजन होगा। एक तो फंड समझ में आता है कि नहीं, और दूसरा कैश फ्लो का पाइपलाइन का क्या सिचुएशन। फंड समझ में आया, पैसा आया नहीं तो करूँगा क्या? हाँ कोई बात बराबर है। तो इसका 2 साल बाकी है क्या भारत वैल्यू का? भारत वैल्यू का नहीं, अभी तो फंड लॉन्च होके सर 3 महीने हो गए, अभी तो 10-10 लाख ले रहे हैं। क्लोजिंग में 2 साल होगा ना अभी? और हाँ 1.5 साल लगेगा पैसा रेस करने के लिए। 1.5 साल मतलब कि यहाँ से आप 12 महीना पकड़ के चलो मिनिमम। ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।